दोस्तों नमस्कार, किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया की खास श्रृंखला किसान और किसानी में अभी तक आपने विभिन्न इस कड़ियों में कलाकारों को, रचनाकारों को और कहानी पाठ, कविता पाठ, इसके साथ-साथ वैचारिक महत्व की चीज़ें रही हैं, उनको हम रेखांकित करते चले आ रहे हैं। इसमें आपने देखा होगा कि हम जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उनकी भी रचनाएँ शामिल हमने की हैं और रचनाकार कैसे इस आंदोलन को देख रहे हैं, उसको भी हमने समझने का प्रयास किया है। इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं इप्टा के महासचिव राकेश जी और इप्टा के अगर इतिहास पर जाएँगे, तो आपको पता चलेगा कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान से लेकर के, यानी 1943 से लेकर के अभी तक के इतिहास में जितनी चीज़ें इप्टा के खाते में आती हैं, उतनी शायद किसी और संगठन के खाते में नहीं आती। ये बात अलग है कि रचनाकारों से लेकर के कलाकारों तक का जो सहयोग इप्टा को मिला है, उसने इप्टा की नींव को मजबूत किया है। इप्टा पर हम जब नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि एक से बढ़कर एक रचनाकार हुए हैं। अगर आपने लोगो देखा होगा, तो चित्तो प्रसाद साहब ने इसका लोगो डिज़ाइन किया था और उस लोगो से पता चलता है कि इप्टा का उद्देश्य क्या है। वाल्मीकि जौनपुरी को पढ़ेंगे आप तो पता चलेगा कि जो भूखा है बंगाल, जो उनकी नज़्म है, उसका उन्वान कैसे हुआ होगा। और हम इसी कड़ी में याद करना चाहेंगे पीसी जोशी साहब को जो 1943 के बंगाल में नेतृत्व कर रहे थे और हर स्तर पर जाकर के लोगों की मदद कर रहे थे। इसके बाद अगर हम आते हैं तो जितने भी देश में बड़े आंदोलन चले हैं, लोगों की समस्याओं को लेकर के इप्टा ने समय-समय पर कला, फ़िल्म जगत और साहित्य के माध्यम से लोगों को जागरूक किया है। इप्टा के जो सक्रिय साथी रहे हैं, उनकी जितनी बड़ी भूमिका है, उससे कम बड़ी भूमिका हम उन लोगों की नहीं मानेंगे, जिनका सक्रिय सहयोग या यूँ भी कह सकते हैं कि उनका मौन सहयोग रहा है। इप्टा को इन सभी लोगों ने मिल कर के बनाया है और जब हम आज इप्टा की भूमिका को देखते हैं, तो और भी हमको गर्व होता है कि चाहे वो कोरोना काल के दौरान लोगों की सहायता करने की बात हो या फिर किसान आंदोलन के साथ खड़े होकर अपनी पक्षधरता रखने की बात हो, हम हर जगह इप्टा को पाते हैं। ये बात अलग है कि उनको आंदोलनकारी या कुछ और लोगों को आंदोलनकारी कह कर के मज़ाक भी उड़ाया जाता रहा है। दरअसल आंदोलन का महत्व उनके लिए होता है, जो उसके साथ कभी सक्रिय रूप से जुड़े होते हैं और इप्टा का इतिहास यही है कि उसने लोगों की आवाज़ें बुलंद की हैं। राकेश, जिसे हम आज समझने का प्रयास करें कि इप्टा की ये जो यात्रा है, इस यात्रा को वो कैसे देखते हैं? देखिए, सारे चीज़ों के सूत्र हमको अपने इतिहास से मिलते भी हैं, लेकिन बहुत प्रसिद्ध उक्ति है जिसको जो मार्क्स की है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, लेकिन दूसरी बार वो प्रहसन के रूप में दोहराता है। तो देखिए, इस देश में इतिहास के दोहराने का एक प्रहसन भी चल रहा है, कई अर्थों में। माने सत्ता परिवर्तन यहाँ होते रहे हैं, लेकिन अब की बार पिछले कुछ दिनों से जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, वो जैसे इतिहास को नकारने की प्रवृत्तियां उसमें हैं। वापस अतीत अतीत में यानी मिथ्स में और इतिहास को गडमड किया जा रहा है। तो उसकी पुनर्वापसी जैसी संकेत दिए जा रहे हैं और उस पर बहुत सारी चर्चा है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन हमको सूत्र जो मिलते हैं, वो हमारे इतिहास से ही मिलते हैं। चाहे आंदोलन के सूत्र मिलते हैं, तो कबीर ने कभी 600 साल पहले कह दिया था कि दोहराते नूतन भया, सबद न समुझा कोय, जो ये सबद विवेकिया, छत्र धनी सो होय। तो विवेक का सवाल है, ये कबीर उस समय कह रहे थे। और सबद का मतलब यह है कि चीजों को समझने की दृष्टि का सवाल है। तो समझने की दृष्टि हमको इतिहास में दोनों चीजें मिलती हैं। समझने की दृष्टि भी मिलती है और समझ को धुंधलाने के जो कारक हैं वो भी इतिहास में मौजूद रहते हैं, कूड़ा करकट भी मौजूद है। तो कुछ लोग उस कूड़ा करकट के सहारे अपने को चलते हैं, कुछ लोग इतिहास से जो हमको विवेक की दृष्टि मिलती है उससे चलते हैं। भले उसका जन्म 1943 में हुआ, लेकिन इप्टा अपने आप को जोड़ती है उस विरासत से जो इस देश की साझा संस्कृति की विरासत है, जो बुद्ध की विरासत है, जो नानक की विरासत है, जो कबीर की विरासत है, फिर वो आगे चल कर के प्रेमचंद से होती हुई और बहुत सारे ज्योतिबा फुले से होती हुई
और अम्बेडकर से चलती हुई और आगे तक उन तमाम लोगों तक पहुँचती है, और प्रेमचंद से होती हुई साहित्य और कला में जो इप्टा के नायक रहे हैं, उनसे वो विस्तार पाती है। चाहे अपने ज़माने में ख्वाजा अहमद अब्बास हों, रविशंकर हों, अपने-अपने स्तर पे, और चाहे वो अली सरदार जाफ़री हों, और बहुत सारे लोग ना, बल्ला सानी हों, भीष्म सानी हों, इन सारे लोगों से हमको वो दृष्टि मिलती है, और वही घटनाओं के वो सूत्र भी मिलते हैं जिनमें इप्टा का जन्म होता है। अब देखिए कि ये प्रकारांतर से आप इसको देखेंगे कि इप्टा एक तरह से प्रगतिशील लेखक संघ, मैं जिस शहर में लखनऊ में रहता हूँ, उसी शहर में 9-10 अप्रैल को 1936 को प्रेमचंद की सदारत में प्रगतिशील लेखक संघ जिसे कहते हैं, उसकी स्थापना इसी लखनऊ शहर में हुई। लेकिन उसी शहर में उसी साल 1936 में 11 अप्रैल को प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है। 18 अप्रैल को सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में ऑल इंडिया किसान सभा की भी स्थापना होती है। उसी शहर में उसी साल 1936 में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की स्थापना नेहरू के नेतृत्व में होती है। तो ये अनायास नहीं है, क्योंकि वो परिवर्तन के सूत्र जुड़ रहे थे, जिसमें एक तरफ कलाकार, लेखक, और वहीं से एक तरह से सूत्रपात हुआ, क्योंकि उसी में डॉक्टर रशीद जहां थी, जो प्रगतिशील लेखक संघ के जो सज्जाद ज़हीर के साथ डॉक्टर रशीद जहां थी, वो सब लोग उसमें शामिल थे। तो रशीद जहां आगे चल करके इप्टा की भी सूत्रधार बनती है। भले 1943 में इप्टा के, हालांकि उसके पहले ही वो काम शुरू हो चुका था, बंगाल में उसका विस्तृत इतिहास है। 36 के बाद फौरन ही वो काम जगह-जगह, टुकड़े-टुकड़े में शुरू हो गया था। विधिवत स्थापना इप्टा की, और ये भी अनायास नहीं कि अभी आपने उल्लेख किया कि चित्तो प्रसाद, जिन्होंने बंगाल के अकाल को लेकर के बहुत मार्मिक चित्र बनाए अपने समय में, सुनील जाना जैसे उस समय के फोटोग्राफर्स, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण फोटोग्राफ्स लिए, और उसी 1943 में होमी जहांगीर भाभा, जो बाद में बहुत बड़े वैज्ञानिक, उनका नाम दिया हुआ है ये इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। तो ये सूत्र हमको मिलता है, इप्टा की स्थापना बंगाल के अकाल के समय होती है। और बंगाल के अकाल के समय अभी आपने जिक्र किया कि एक तरफ वामिक जौनपुरी, ये नज्म वो अपने घर में भी बैठ करके लिख सकते थे, लखनऊ, जौनपुर में या लखनऊ में, जो भूखा है बंगाल में साथी है, उस तरफ नज्म है। लेकिन वो गए वहां कलकत्ता, कलकत्ता गए, और तमाम जगह, उस वक़्त तो होटल-वोटल भी नहीं होते थे, कहीं किसी धर्मशाला में रुके, और तमाम कलकत्ता और आस-पास जहाँ जो किसान, उस वक़्त भी किसान उल्टा पलायन कर रहे थे। यानी गाँव से उनको बेदखल किया जा रहा था 43 में अकाल के कारण, जो भी उनकी स्थिति थी, ज़मीनें उनकी छिन रही थी। और देखिए कि बड़े पैमाने पे पलायन करके वो तब शहर आ रहे थे, रोज़ी-रोटी की तलाश में, भूखे थे, और पूरे पूरे दृश्य, और उसके बाद फिर वो एक नाटक बना जो बिजन भट्टाचार्य ने लिखा, नवान, विनय राय ने उसको निर्देशित किया। वो नवान नाटक, उसके उसके अंदर ही नवान के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि अन्न के सवाल को लेकर के अकाल के पीड़ितों की मदद के लिए पूरे देश में वो लोग उस नाटक को लेकर के निकले, और ये भामिक जौनपुरी का गीत और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के पूरे देश में निकले, और उस समय 43 के समय में लाखों रुपए, बहुत सारी सामग्री इकट्ठे करके बंगाल के अकाल पीड़ितों को पहुँचाई। तो आप देखिए कि उसी से हमको सूत्र मिलता है। मतलब ये है कि जो इप्टा का नाम से ही था पीपल्स थिएटर, और थिएटर में, इप्टा में कभी सिर्फ ये नहीं था, नाम उसका थिएटर, पीपल्स थिएटर था। यानी एक एक तरह से उसको पीपल्स आर्ट कह सकते हैं। तो सारी कला विधाएँ एक तरह से, ये अलग बात है कि लिखने वाले, कविता करने वाले, लेकिन गीत, संगीत, जितनी परफॉर्मिंग आर्ट्स हो सकती हैं, नृत्य से लेकर के, उदय शंकर ने अपने समय में बहुत अद्भुत नृत्य संयोजन किए उस समय पीपल्स इश्यूज को लेकर के, यानी नृत्य के अंदर, गीत संगीत में, फोटोग्राफी में, चित्रकला में, यानी सारी चीज़ों पे उसका प्रभाव आया। और फिर वो आगे चल कर के आप देखते हैं कि पहली फ़िल्म जो बनती है, वो भी नवान से ही प्रेरित होकर के इप्टा इप्टा ने पहली फ़िल्म जो बनाई, जो एक तरह से धरातल बनती है हिंदुस्तान में, एक जिसे कहते हैं कि फ़िल्म जैसी विधा में और अभिनय की विधा में, जिसको हम कहते हैं यथार्थवादी अभिनय की
परंपरा की अगर शुरुआत मान सकते हैं तो वो धरती के लाल से मान सकते हैं। तो धरती के लाल में भल्लाद साहनी आते हैं और फिर भल्लाद साहनी उसके एक तरह से जनक माने जाते हैं यथार्थवादी अभिनय के। पहली बार वो अभिनय करने के लिए आते हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास उन्होंने बाद में बहुत सारी फ़िल्में बनाई और फिर उसके बाद उसका एक्सटेंशन 2 बीघा ज़मीन तक होता है। तो उसके सूत्र हमको वहाँ से मिलते हैं और यही हमारी विरासत है कि इसके 2 पक्ष हैं। एक तरफ तो हम अपनी सृजनात्मकता को लोगों के साथ जोड़ते हुए लेकिन साथ-साथ उसकी सृजनशीलता को भी बरकरार रखते हुए। एक पक्ष ये है और दूसरा पक्ष ये है कि लोगों तक पहुँचना, कला को लोगों तक ले जाना। सिर्फ़ किसी चारदीवारी में, ऑडिटोरियम में, उसी में वो कैद न रहे, लोगों तक ले जाएँ। ये सूत्र हमको इप्टा से मिलते हैं। से जुड़ा हुआ एक दूसरा सवाल है, जो शुरुआती रचनाएँ रही हैं और ख़ास तौर से अगर हम नाटकों के संदर्भ में देखें, तो पृथ्वी थिएटर ने भी काफ़ी भूमिका निभाई है, उन नाटकों को आम जनता तक ले जाने में। शील जी का एक नाटक है किसान और उस नाटक को पढ़ते ही बार-बार लगता है कि जिस तरह से हम प्रेमचंद को गोदान के लिए ख़ास तौर से याद करते हैं, लेकिन ऐसे में शील जी का नाटक जो किसान है उसकी बात उस तरह से नहीं की जाती। जबकि शुरुआत में अगर हम देखें तो महीनों तक उसकी परफ़ॉर्मेंस लगातार होती रही। तो पृथ्वी थिएटर को आप आज के समय में क्या कोई ऐसा दूसरा आपको दिखाई पड़ता है, जो इतने विज़न के साथ आम आदमी की जो समस्या है, उन पर केंद्रित जो रचनाएँ हैं, उनको लेकर के हमारे सामने उपस्थित हो? देखिए, ये बात ये है कि वो दौर जो है, आज़ादी के पहले का जो दौर है, जिसमें पृथ्वीराज कपूर मुंबई आए हैं और नाटकों में सक्रिय होते हैं, कलकत्ता में भी रहे वो नाटकों को लेकर के। उसमें एक थिएटर कंपनी भी उन्होंने जॉइन की और फिर उन्होंने उन तमाम जगह काम करने के बाद अपना वो शुरू किया और उसी में शील जी ने उनके साथ काम किया और कई उनके नाटक जिसमें जब ये नाटक किसान भी और दूसरे भी 2-3 नाटक हैं जो उन्होंने खेले, शील जी के ही नाटक। तो किसान के मेरे अनुमान से 6-7 700 के आसपास प्रदर्शन पूरे देश भर में उसके हुए और पृथ्वीराज कपूर सब लोगों को लेकर के जाते थे, उसके तमाम विवरण उपलब्ध हैं। उनके साथ इप्टा की हमारी जो उस समय भी सक्रिय थी इप्टा में शौकत आपा कैफी आज़मी की पत्नी, वो उन्होंने भी पृथ्वी थिएटर में काम किया। ज़ोरा सहगल ने काम किया पृथ्वीराज कपूर के साथ। तो बहुत सारे लोग और सारे कलाकार शील जी ने खुद अभिनय किया है नाटकों में उनके साथ। तो ये भी एक दिलचस्प बात है। वो दौर था कि जब एक तरह से जो भी उस वक़्त फ़िल्म बन रही थी, जो भी कला के माध्यम थे, उनके ऊपर एक बात जो 1936 में प्रेमचंद का अगर आप वो उद्बोधन याद करें कि मतलब हमको सौंदर्य का मयार एक तरह से हुस्न का मयार बदलना पड़े। तो वो जैसे एक फ़ोकल पॉइंट बन गया। तो वो मयार बदलने का मतलब लोगों से जुड़ने का जो प्रेमचंद ने 1936 में जैसा मैंने आपको बताया कि प्रेमचंद किसान की महागाथा गोदान जैसा उपन्यास लिख रहे थे। इतनी सारी कहानियाँ लिख रहे थे। उनके दुःख दर्द पे ढेर हैं उनमें सवा सेर गेहूँ से लेकर के पूस की रात से लेकर के दर्जनों कहानियाँ हैं और तमाम उपन्यास खाली अकेले गोदान ही नहीं, दूसरे भी उपन्यास हैं उनमें भी आगे याद करें आप उसको रंगभूमि से लेकर के त जितने भी हैं उनके उपन्यास। तो किसान जीवन है उनमें किसान जीवन का अद्भुत चित्रण है। कई ऐसे-ऐसे पात्र हैं, अमर पात्र हैं। वो सूरदास जो कहता है कि वो उसकी वो झोपड़ी जला दी जाती है, उसका पोता पूछता है कि एक बार जलाएँगे तो फिर बनाएँगे, तो 1000 बार जलाएँगे तो वो कहता है 1000 बार। यानी ये जीवट भी वो जी। उसमें प्रकट करते हैं। तो ये उसकी दूसरी मतलब वो स्थिति थी। उस दौर में लेकिन मैं आपको याद दिलाऊँ कि शील जी का वो नाटक पृथ्वीराज कपूर का तो हम लोग चर्चा भी कर लेते हैं कि पृथ्वीराज कपूर के बहाने किसान नाटक की चर्चा आ जाती है। लेकिन राजबली यादव के नाटक धरती हमारी है, जो उसी कालखंड में उत्तर प्रदेश में फैज़ाबाद और आस-पास के जो पूर्वांचल का अवध का इलाका है, इस इलाके में राजबली यादव यादव का नाटक धरती हमारी है, जिसको मैंने 4-5 बार देखा, जो चलता था 5 घंटे, 6-6 घंटे और वो समय के अनुसार यानी राजबली यादव को सुनना अपने आप में एक अनुभव होता था। बाद तक रहे वो काफ़ी दिनों तक, 90वें साल में उनकी 2000 के आसपास उनकी मृत्यु हुई और कई बार हम लोगों ने उनको सुना, उनके साथ बातचीत की। तो उस नाटक की बदौलत वो विधायक भी बने, मज़े की बात ये थी।
जो नाटक था उसमें वो एक कुशल अभिनेता के रूप में भी प्रकट हुए। वो आजादी के पहले शुरुआत करते थे आजादी की गाथा की, और 1 घंटे का वो जिसको प्रोलॉग कहते हैं, उनको तो नहीं मालूम था कि नाटक में प्रोलॉग होता है। लेकिन वो 1 घंटे का प्रोलॉग नाटक के पहले करते थे। वो चाहें अगर नाटक को छोटा करना है, समय कम है, तो आधा घंटा कर देते थे। उसी को फ़ौरन अपने आप ही एडिट कर लेते थे। आधा घंटा कर लेते थे, 1 घंटा कर लेते थे, ज़रूरत पड़े तो 1.5 घंटा कर लेते थे। बीच-बीच में फिर प्रकट हो जाते थे ब्रेख्तियन स्टाइल में। ये कहाँ से सीखा था उन्होंने? इन्हें लोक मुहावरे से ही सीखा था कि जब चाहे तब वो उसके लेखक भी थे, उसके निर्देशक भी थे, लेकिन वो कोई लेखक निर्देशक के रूप में तो जाने नहीं गए, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी। इसी तरह हमारे ब्रज क्षेत्र के साहिब सिंह मेहरा, उनकी भी जन्म शताब्दी अभी है। राजेंद्र रघुवंशी की जन्म शताब्दी चल रही है। अभी इनकी जन्म शताब्दी खत्म हुई है, राजबली यादव की। तो ये साहिब सिंह मेहरा ने एक नाटक लिखा, जो अभी बाद तक हम लोगों ने देखा उसको, खेला गया, चौपाल। बहुत मकबूल नाटक था वो। तो उसमें वो सारी चीज़ें थी। तो वो एक दौर था जिसमें तमाम चीज़ों पे, जहाँ प्रेमचंद एक तरफ एक आख्यान अपने तरीके से रच रहे थे, दूसरे तमाम कला विधाओं में भी, जिसमें नाटक में भी, किसान नाटक अकेला नहीं, इस तरह के बहुत सारे नाटक जगह-जगह पर रचे जा रहे थे। और उसकी शुरुआत तो वैसे अगर आप देखेंगे, तो वो तो पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1857 के बाद ही शुरू हो जाती है। 1858-59 में वो इंडिगो नील की खेती जो बंगाल में हो रही थी, उसको इंडिगो रिवोल्ट कहते हैं। उसके खिलाफ जो पहला नाटक दीनबंधु मित्रा का नील दर्पण है, उसने तो जी, एक तरह से एक नई भूमि तैयार की थी किसान आंदोलन की। सूत्र सारे एक तरह से जुड़े हुए हैं। एकता कब आई वो एक अलग बात है, क्योंकि वो तो एक संगठन के रूप में आई, लेकिन सूत्र तो सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये उनकी चिंताओं में ये सारी चीजें शामिल थी। इसलिए शील जी का नाटक किसान या पृथ्वीराज कपूर के अंदर भी वो दृष्टि थी। वो कहीं से सीधे जरूरी नहीं कि वो किसी आंदोलन से सीधे जुड़े। पृथ्वीराज कपूर जुड़े रहे एकता से, लेकिन वो सीधे जुड़े रहे या नहीं जुड़े रहे, ये सवाल नहीं था उस वक्त। लोगों के अंदर एक ललक थी कि कला को व्यापक जनता से जोड़ने की एक ख्वाहिश उनके अंदर आ रही थी। मतलब जितना आप उसमें देखते चले जाएं, उसमें आपको किसी भी विधा में नहीं मिलेगा। रविशंकर इप्टा के साथ सेंट्रल स्क्वाड जिसको कहते थे, उनका एक पूरा सेंट्रल ट्रूप बन रहा। रविशंकर ने उस समय सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन बनाई 1946 में। वो जो धुन अभी तक चल रही है, उसकी भी हम लोग शतवार्षिकी मना चुके हैं। तो उसके अंदर सेंट्रल स्क्वाड के अंदर बनाई। कितने ऐसे लोग थे उस वक्त, प्रेम धवन से लेकर के, शैलेंद्र से लेकर के, सलील चौधरी से लेकर के, संगीत से लेकर के, गीतकारों से लेकर के, कलाकारों से लेकर के, वो सारे उनके उद्देश्य एक थे कि जनता को उनकी जो बदहाली है, जो उनकी स्थिति है, उससे बाहर निकालने के लिए हम बदल नहीं सकते उसको, लेकिन हम एक कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं, एक प्रेरक का काम कर सकते हैं। वो उस काम में सब लगे हुए। 25 मई 1943 को इसका जब पहला अधिवेशन हुआ, उसमें हिरेन मुखर्जी ने भाषण दिया था, अध्यक्षीय वक्तव्य दिया था, और उसमें उन्होंने कला के अलग-अलग जो रूप हैं, उनके वर्कर्स से, उनके लोगों से अपील की थी कि हम सभी लोगों को इस देश को बनाने के लिए, एक तरीके से फॉर्मेशन के लिए, निर्माण के लिए एक साथ आना चाहिए और एक मिशन के साथ हमको काम करना चाहिए। इप्टा ने की जो ये भूमिका है, उसको हम बहुत लंबे समय तक देखते हैं कि ये निभाई भी गई है। कौन से ऐसे कारण हुए जिसके बाद इप्टा की ये जो भूमिका है, ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी क्या बात थी कि जो शुरुआती दौर का जो इप्टा का पूरा उसकी मिशनरी जो भावना है, वो बाद में कहीं कमज़ोर पड़ती है? क्या इसके पीछे कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो उसका जुड़ाव था, या जिस तरह से का पार्टी का में उसकी जो अंतर्विरोध पैदा हो गए, पार्टी में बँटवारा हुआ, क्या इस तरह की भी कोई चीज़ें आपको नज़र आती हैं इसमें? देखिए उसके कई कारक हैं। जैसे कि एक उसमें तो समराइज लोग कर देते हैं जनरल, एक उसमें कि वो पार्टी के इसमें ऐसा हुआ।
लेकिन इप्टा की स्थापना से ही अगर आप देखेंगे, इतिहास में अगर आप जाएंगे, तो 43 में जब बंगाल में अकाल पड़ा, 43 वो ही दौर था जब फासिज्म के खिलाफ एक तरह से पूरी दुनिया में एक लड़ाई चल रही थी और हिंदुस्तान भी एक तरह से लड़ रहा था। लेकिन 42 में गांधी क्विट इंडिया का वो दे चुके थे। कम्युनिस्ट पार्टी ये नहीं कि कोई वो पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में उसके सारे लोग कांग्रेस के अंदर ही, कांग्रेस के साथ ही शामिल थे। लेकिन एक मतभेद था कि पहले क्या होगा, यानी फासिज्म से लड़ाई नंबर 1 पे और स्वतंत्रता की लड़ाई नंबर 2 पे। गांधी और नेहरू जैसे लोगों ने इस बात को रखा कि फासिज्म की लड़ाई तभी लड़ी जा सकती है जब हमारा देश स्वतंत्र हो। और कम्युनिस्टों का एक इतना ही मतभेद था कि स्वतंत्रता भी एक तरह से बराबर प्लेटफॉर्म पे वो रख रहे थे, क्योंकि उसमें एलाइज में ब्रिटेन भी था, अमेरिका भी था, सारे लोग हिटलर के साथ खिलाफ युद्ध कर रहे थे। तो वो एक मतभेद था, लेकिन वो कोई स्वतंत्रता आंदोलन से अलग होने की उनकी स्थिति नहीं थी। इसका मैं इसलिए रेफरेंस दे रहा हूँ, उसी 1943 में जब कम्युनिस्ट पार्टी एक तरह से लीगलाइज होती, लेकिन उसी 1943 में और उनका रुख ब्रिटिश सरकार इसको मानती है कि भाई ये एक तरह से ये कह रहे हैं कि हम जो चल रहा है फासिज्म के खिलाफ, जिसको हम जन युद्ध कह रहे थे, उसके कारण हमारे प्रति एक नरम इनका दृष्टिकोण। लेकिन उसी 1943 में जब बंगाल का काल पड़ता है, तो इप्टा के भीतर जो कलाकार लोग उपस्थित होते हैं, वो सब कोई कम्युनिस्ट पार्टी के सीधे उसमें जुड़े नहीं थे। ख्वाजा अहमद अब्बास तो अंत तक कभी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर नहीं है। उसमें न जाने कितने तो रविशंकर थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे, अमृतलाल नागर थे, न जाने कितने ऐसे लोग थे जो कभी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर नहीं बने। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जुड़े हुए थे उसमें, और वो जुड़े हुए थे और बंगाल के अकाल के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे ब्रिटिश सरकार को और उनकी साठ-गांठ को, उन जमींदारों से और पूंजीपतियों से साठ-गांठ को। तो ये बिल्कुल ऐसा सीधा-सीधा नहीं है कि कोई कम्युनिस्ट पार्टी उसको संचालित, वो एक माहौल, पीसी जोशी की दृष्टि, जैसे हम उसको कहते हैं कि जैसे गांधी बहुत विराट महानायक हैं इस देश के, जिन्होंने इस देश की जनता में स्वतंत्रता के चेतना जागृत करने में, जैसे जो भय का वातावरण, जैसे आज जो भय का उस भय के वातावरण से वो जनता के भीतर से निकालने में जितनी बड़ी भूमिका अदा की, उसके पैरेलल अगर आप सांस्कृतिक स्थिति पे देखेंगे, देश की सांस्कृतिक हलचलों को उस दौर के नजर दौड़ाएंगे, तो ये समझ में आता है कि पीसी जोशी की उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका थी पूरे सांस्कृतिक लोगों को एक साथ एक मंच पर लाने में। तो जो जो लोग इतनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हो, वो सिर्फ इस बात के लिए, लेकिन ये जरूर हुआ कि 47 में जब देश आजाद हुआ, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने अलहदा भूमिका ली। कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि एक तरीके से ये आजादी अभी मिली नहीं, मुकम्मल आजादी नहीं, सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। तो उसमें भी धक्का लगा, क्योंकि उसमें जो तमाम उन पे बैन लगा, पार्टी पे भी बैन लगा और जो संगठन थे उन पे भी लगा। तो बहुत सारी जगहों पे प्रगतिशील लेखक संघ और इप्टा की गतिविधियों पर रोक लगी, तो एक कारण वो बना। फिर बाद में बहुत सारे लोग उसके भीतर आए कि अब इसकी वही समाप्त हो गई, उपयोगिता ही समाप्त हो गई। लेकिन अब उसके अंदर जो लोग जुड़े हुए थे, वो जगह-जगह पर वो काम कर रहे हैं। बहुत सारी जगहें, इकाइयाँ ऐसी थी जिन्होंने अपना काम करना बंद नहीं किया। लेकिन उनका एक ऑल इंडिया स्ट्रक्चर था, वो 57 की लास्ट कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली में, जहाँ के बाद वो एक थोड़ा छिन्न-भिन्न हो गया। फिर वो करते-करते धीरे-धीरे जगह बिहार में भी चल रहा था, उत्तर प्रदेश में भी चल रहा था, बहुत सारी जगहों पे चल रहा था। लेकिन उसको फिर इकट्ठा करने में बहुत समय लगा और मैं भी उसमें शामिल हुआ बाद में 1985 में जब दोबारा हम लोगों ने उसको पुनर्संगठित किया। तो उसमें बहुत समय लगा। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे एक बड़े संगठन में चूँकि ये इप्टा जो है सिर्फ एक थिएटर का संगठन नहीं था। कई सारी गतिविधियाँ इसमें एक साथ होती थी और इस ये कोई एक जैसे जो थिएटर है, वो एक डायरेक्टर्स ग्रुप
आमतौर पे बनता है, क्योंकि जिसमें डायरेक्टर भी अपने आप को तराशता रहता है। जैसे हबीब तनवीर जो इप्टा से ही निकले हुए थे, लेकिन अगर हबीब तनवीर सिर्फ इप्टा में ही काम करते रहते, तो शायद हबीब तनवीर न बन पाते, क्योंकि उनके लिए वो स्पेस इप्टा निर्मित कर नहीं सकती थी, जो स्पेस हबीब तनवीर को अपने कलाकारों के साथ आदान-प्रदान करते हुए, उनको ट्रेन करते हुए, उनसे सीखते हुए, उनको सिखाते हुए, उनको कंटेम्परेरी चीज़ों से जोड़ते हुए जो काम करना था, वो एक एक्सक्लूसिव काम था। वो एक्सक्लूसिव काम यहाँ करना थोड़ा मुश्किल काम था। अपने तरीके से जो शंभू मित्रा को करना था, अपने तरीके से जो उत्पल को करना था, अपने तरीके से जो बादल सरकार को करना था, उसका स्पेस के लिए एक प्रॉपर एक अलग वो चाहिए। तो वो अलग अलग हुए का मतलब ये नहीं था कि वो कोई इस विचार से अलग हो गए थे। वो एक तरह से एक्सटेंशन था, जिसमें कलाकार की खुद को भी अपने को माँजने की, अपने को और समृद्ध करने की प्रक्रिया भी चले, तो वो चली, तो उसमें से ये लोग निकले और वो बात तक हमारे साथ हमेशा हबीब तनवीर आखिर तक हम लोगों के साथ ही रहे। लेकिन हम लोग इस बात को समझते थे कि हबीब तनवीर के लिए ये अलग से ये नया थिएटर बनाना ज़रूरी था, मजबूरी थी, और मजबूरी भी थी और ज़रूरी भी था। नहीं तो वो इसके भीतर वो शायद वो काम ना कर पाते। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ग्रुप्स हैं, जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन वो अलग से ही वो अपना काम कर सकते कर पाएँगे। हमारे साथ अब हम जैसे ये एक जैसे एक समय में कहा करते थे कि भई एक आंदोलन है, उस आंदोलन में हम बहुत सारे ग्रुप्स को अपने साथ जोड़ कर के भी चलते हैं। तो वो चलते हैं और साथ में हमारे उसमें शामिल भी होते हैं, जब ज़रूरत होती है तब शामिल होते हैं। हर वक़्त वो कोई झंडा लेकर के खड़े भी नहीं रहते हैं। तो अब ये जो ग्रुप थिएटर है, उसके साथ हम इस तरह के लोगों के साथ जो वैचारिक स्तर पे ठीक काम कर रहे हैं, उनके साथ हम संबंध रखने की कोशिश करते हैं और ये भी मानते हैं कि अकेले इप्टा अब वो नहीं कर पाएगी। उस दौर में अकेले इप्टा थी और अब बहुत सारे लोगों ने उस विचार को कई इस तरह के ग्रुप्स हैं, जन संस्कृति मंच के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जननाट्य मंच खुद है। वो लोग हैं जो इस थोड़े विचार के आस-पास भी हैं, बिना जो विचार से सीधे जुड़े हुए हों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे परफॉर्मर्स हैं, जो इस काम को कर रहे हैं। तो सारे एक तरीके से एक्सटेंशन है उसका। जी। शौकत कैफ़ी ने जो उनकी किताब है यादों के रहगुज़र, उसमें भी जो वो याद करती हैं उस पूरे दौर को, ख़ास तौर से कैफ़ी आज़मी साहब के बारे में याद करती हैं, तो वो कुछ घटनाओं का ज़िक्र करती हैं। जैसे वो अपनी शादी का ज़िक्र करती हैं कि सज्जा ज़हीर साहब ने कैसे शादी करवाई, रज़िया आपा ने कैसे उसमें अपना लहंगा दिया कम्यून था। जी, कम्यून में हुई। हाँ। जी। और उस कम्यून में इस जोशी साहब का भी ज़िक्र करती हैं कि वो एक दिन वो आते हैं और कहते हैं कि ऐसा है कि तुम एक कॉमरेड की बीवी हो, तो कुछ हाँ, काम किया करो। और हाँ, फिर खाली वहीं नहीं। से उनकी यात्रा शुरू हो जाती है और वो नाटकों के लिए फिर भाग लेती हैं, पृथ्वीराज साहब के साथ काम करती हैं और धीरे-धीरे लेकिन उसमें कुछ रोचक किस्से हैं, इसके साथ कुछ ऐसी सच्चाइयाँ भी हैं जो कम से कम हमको सोचने को मजबूर करती हैं। वो सच्चाइयों पर मैं बात ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं? उन्होंने कहा कि दरअसल जो कुछ जोशी साहब के ज़माने में बनाया गया इप्टा को, जिस तरह का जुड़ाव उनके साथ था, वैसा जुड़ाव बाद में नहीं बन पाया। हुँ, इसका मतलब है कि जो लीडरशिप है, उस पर तो कहीं न कहीं जो एक उनका नज़रिया है, वो तो आता ही आता है। और उसके पीछे वो कारण बताते हैं कि जब भी उनके नेतृत्व में कोई भी मूवमेंट चलाया गया, तो उसको खुद उस मौके पर खड़े होकर के लीड कर रहे थे। लेकिन इसके बाद ऐसा नेतृत्व नहीं मिला। इसमें बहुत सारे अपने दूसरी चीज़ें भी थीं, लेकिन इप्टा को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। उतने लोग उसके साथ नहीं जुड़ पाए जो जिस भावना के साथ जुड़े हुए थे। उन पर भी सवाल उठाए गए जो इस भाव के साथ जुड़े थे। आप इसको कैसे देखते शौकत कैफ़ी ने जो लिखा है, उन्होंने बहुत सारी बातें नहीं भी लिखी जो उस कालखंड में हुई हैं। जैसे जिस कम्युनिस्ट पार्टी के एक समय पीसी जोशी महासचिव थे, उसी कम्युनिस्ट पार्टी से उनको निष्कासित भी कर दिया गया था। लेकिन वो कहीं गए नहीं, बाद में वो फिर वापस आए, लेकिन उनको वो स्थान, जो स्थान उनको हासिल था, वो स्थान तो नहीं मिला ना। तो वो उसी पार्टी से वो निष्कासित हुए, कहीं नहीं गए। वो वैसे ही काम करते रहे, उसी के भीतर उनके क्योंकि वो बनाने वाले थे, वो कम्युनिस्ट थे और इसको
मुझे कुछ ऐसे लोगों से, जैसे डॉक्टर अधिकारी थे, गंगाधर अधिकारी, बड़े फिजिसिस्ट थे, आइंस्टाइन के साथ उन्होंने काम किया था, तो मुझे उनसे बातचीत करने का, मिलने का मौका मिला। तो वो कहते थे कि वो 3 तरह के कम्युनिस्ट होते हैं। एक होते हैं कार्ड धारक नॉन कम्युनिस्ट, दूसरे होते हैं बिना कार्ड के कम्युनिस्ट, बिना कार्ड धारक कम्युनिस्ट, नॉन कार्ड होल्डर कम्युनिस्ट, वो कहते थे, अंग्रेजी में कहते थे। 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं नॉन कार्ड होल्डर कम्युनिस्ट, दूसरे होते हैं कार्ड होल्डर नॉन कम्युनिस्ट, कार्ड होल्डर नॉन कम्युनिस्ट, और तीसरे होते हैं कार्ड होल्डर कम्युनिस्ट, जो रेयर होते हैं। तो ये वो उस समय कहते थे, 40-50 साल पहले कहते थे। तो इसका क्या मतलब है? मतलब ये था कि उनके सामने थे नजर में ऐसे लोग जो पार्टी के भीतर थे, लेकिन वो कम्युनिस्ट नहीं थे। अब कम्युनिस्ट होना इतना आसान, तो गांधी तक ने लिखा है उस पे, जब पीसी जोशी ने उनको किताब दी, कि क्या इतना आसान है ये हो जाना। तो देखिए वो प्रक्रिया तो वो खाली डी क्लास होना जिसको हम कहते हैं, और पूरी आजादी का आंदोलन हमको बताता है कि कैसे लोग डी क्लास हुए, कोई समझ के हुए, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर लोग थे, चाहे कांग्रेस के अंदर थे। जो आंदोलन ने डी क्लास होना सिखाया, कैसे गांधी डी क्लास हुए, कपड़े अपने हटा करके जनता से एकाकार हुए, कैसे नेहरू डी क्लास हुए, कैसे बोस डी क्लास हुए, कैसे दूसरे लोग डी क्लास हुए। और उसी तरह कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर भी ऐसे लोग थे, नंबूद्रिपाद जैसे लोग, राजेश्वर राव जैसे लोग, इंद्रजीत गुप्ता जैसे लोग, ये सब बड़े-बड़े उससे आए थे। जड़े अहमद जैसे लोग, जो बड़े-बड़े जागीरदारों से खानदान से आए, कोई आईसीएस बनने गया इंग्लैंड, कोई कुछ बनने गया, लौट के आया तो डी क्लास होकर के कम्युनिस्ट हो गया। तो डी क्लास होने की एक स्थिति बताई। धीरे-धीरे वो स्थिति कहीं न कहीं बदलती गई। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो शौकत आपा अपनी किताब में कहती हैं, उसके पर्याप्त जो वो हैं, वो बाद की स्थितियों में धीरे-धीरे उसमें एक, जिसे कहते हैं कि वो छिजता चला गया। उदाहरण जैसे मैं एक बताता हूँ कि जैसे पीसी जोशी, मैं एक बार काम कर रहा था लाइब्रेरी में, कुछ चीज़ें देख रहा था। तो लोक युद्ध की कुछ फाइलें मैं देख, तो पीसी जोशी ने 1857 के ऊपर बहुत काम किया, और 1857 में के लोक गीतों का संकलन वो भी उन्होंने बहुत सारा किया। तो पीसी जोशी तब के लोक युद्ध की बात मैं बता रहा हूँ कि जब वो महासचिव थे, तो वो बिहार में एक किसानों के आंदोलन को संबोधित करने गए, जिसमें कोई 20-25 हजार किसान उस आंदोलन में थे। लौट के जो न्यूज़ लिखी गई, वो एक कॉलम की न्यूज़ थी लोक युद्ध। लेकिन उसी समय एक कोई 70-80, 100 लोगों का, लोक कलाकारों का एक सम्मेलन वहाँ हो रहा। तो उस सम्मेलन को न सिर्फ पीसी जोशी ने अटेंड किया, बल्कि उसकी पूरी 2 पेज की रिपोर्ट खुद पीसी जोशी ने ली। अब देखिए ये दृष्टि का फ़र्क था, क्योंकि वो समझते थे, अब उसका भुगतान तो करना पड़ेगा, पार्टियों को भी जो कर रही हैं। कि जैसे ये था कि ये दृष्टि उनकी थी कि कल्चर जो है, वो सिर्फ कल्चरल परफॉर्मेंस नहीं, कल्चर को समझना के लिए कल्चरल परफॉर्मेंस उसका एक टूल होगा, चाहे इप्टा के माध्यम से हो, चाहे वो कविता के माध्यम से हो, चाहे कहानी के माध्यम से हो, चाहे दूसरे जैसे प्रेमचंद को अगर आप लेते हैं, तो प्रेमचंद सिर्फ गोदान और कफन और पूस की रात नहीं लिखते हैं। वो महाजनी सभ्यता और बहुत दूसरी चीजें, जो सांप्रदायिकता पे जो उनके लेख हैं, और तमाम चीजों पे जो उनके लेख, उससे क्या करते हैं, वो एक कल्चरल पर्सपेक्टिव बनाते हैं कि किस पर्सपेक्टिव में आप अपने को प्लेस करेंगे। एक एक लेखक, कलाकार, साहित्यकार या कोई संवेदनशील व्यक्ति कैसे अपने को प्लेस करता है, तो वो एक पर्सपेक्टिव का निर्माण करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को उठा लीजिए, राष्ट्रवाद से लेकर, तो रविन्द्रनाथ टैगोर यूं तो कवि है, खाली कवि है रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं, वो एक पर्सपेक्टिव बनाते हैं। जितने ये सारे लोग हैं, आप दूसरे स्तर पे ज्योतिबा फुले को ले लें, वो नाटक लिखते हैं या सत्यशोधक जो बनाते हैं, तो वो एक पर्सपेक्टिव बनाते हैं। तो ये सारे लोग एक पर्सपेक्टिव बनाते हैं। उसी तरह से पीसी जोशी या इप्टा के भीतर जो लोग काम करने वाले थे, वो उस वक्त, यानी एक दृष्टि ये थी कि सिर्फ आंदोलनों से चीजें बदल जाएंगी, नहीं, उसके साथ एक कल्चरल पर्सपेक्टिव की समझ हर आंदोलनकारी के लिए जरूरी हो। ये दृष्टि बाद में बहुत दिनों तक रही। धीरे-धीरे वो छिजती चली गई,
और आंदोलनकारी और कल्चरल पर्सपेक्टिव को समझने में एक विभाजक रेखा हो गई, एक डायकोटमी हो गई। अब आप देखिए कि आंदोलन होते हैं, लोग हड़ताल पे चले जाते हैं, लेकिन हड़ताल पे जो चले जाते हैं वो उसी तरह से जाति व्यवस्था का, ब्राह्मणवाद का और पता नहीं किन-किन कुरीतियों का उसका उसका शिकार है। तो होता क्या है कि वो हड़ताल पे चले जाते हैं, लेकिन हड़ताल पे जाने के बाद जब लौटते हैं तो उन चीज़ों का शिकार होते हैं। तो वहाँ पर एक डायकोटमी है। ये डायकोटमी हल तभी हो सकती थी जब आपके पास एक कल्चरल पर्सपेक्टिव हो। अब जिस कल्चरल पर्सपेक्टिव का निर्माण जो पिछले कर रहे थे 100 साल से, वो नहीं कर पाए थे। लेकिन उनके पास वो कल्चरल पर्सपेक्टिव थी जो नागपुर से संचालित होती है। उस कल्चरल पर्सपेक्टिव को लगातार कई-कई बहानों से, राम के बहाने, इसके बहाने, उसके बहाने, गाय के बहाने, इसके बहाने वो निर्माण कर रहे थे। उसके पैरेलल गांधी एक कल्चरल पर्सपेक्टिव का निर्माण कर रहे थे। गांधी क्यों आंदोलन करते हैं और बीच में इंटरवल लेते हैं? परमानेंट आंदोलनकारी नहीं थे गांधी। इंटरवल में वो कल्चरल पर्सपेक्टिव बनाते थे। चरखा चलाना सिर्फ चरखा चलाना नहीं, वो एक कल्चरल पर्सपेक्टिव देना है। वो सेवाग्राम बनाना सिर्फ सेवा आश्रम बनाना नहीं है, वो एक कल्चरल पर्सपेक्टिव देना है। तो ये कल्चरल पर्सपेक्टिव बनाने वाले लोग थे। कल्चरल पर्सपेक्टिव जब आंदोलन से अलग हो जाएगा, तो आंदोलन बहुत दूर तक मार नहीं करेगा। कम्युनिस्ट आंदोलन में, ट्रेड यूनियन आंदोलन में, किसान आंदोलन में अगर कल्चरल पर्सपेक्टिव को समाहित नहीं किया गया, तो बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा। तो ये हम लोग हमसे हमारी गलतियाँ हैं। हमने बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझा। इस देश की जो वर्ण व्यवस्था है, उस हमने सोचा था वर्ग का कोई कोई बेईमान लोग नहीं थे कम्युनिस्ट। जितनी ज़मीन की लड़ाई में जितनी शहादतें, चाहे वो तेलंगाना का हो, चाहे तेभागा का हो, चाहे कयूर का हो, पूरे देश में हज़ारों की तादाद में लोगों ने शहादतें दी हैं ज़मीन के सवाल। किसी दूसरे ने नहीं दी, जिन्होंने सोशल जस्टिस के नारे लगाए हैं। लेकिन सोशल जस्टिस भी एक अपने आप में सवाल था। इसको उन्होंने सोचा कि जब हम वर्ग का मामला हल कर लेंगे तो ये अपने आप हल हो जाएगा। नहीं हो सकता, क्योंकि वो कल्चरल पर्सपेक्टिव का सवाल है। वो सिर्फ आंदोलन से हल नहीं हो सकता। चारपाई पे बैठ पाएगा कि नहीं एक जो गाँव का दलित है, ये उसके लिए वर्गीय उसको ज़मीन मिल जाएगी तो भी नहीं बैठ पाएगा। हैं? जगजीवन राम को मंत्री बनने के बाद भी जब वो बनारस में वो करने गए तो उन्होंने माला चढ़ाई जिसके भी उसके ऊपर और उसके बाद उसको धोया गया। तो ये स्थितियाँ तो बाद में भी बरकरार रही। तो ये कल्चरल पर्सपेक्टिव का निर्माण करने का काम में कहीं न कहीं एक फाँक रही है। जी। सर, आपका इतना लंबा अनुभव है इब्टा के साथ जुड़ने का और आंदोलनों से आपका जुड़ाव रहा है, तो अलग-अलग मौकों पर आपने सत्ता के चरित्र को समझा होगा कि कितनी दूर तक आपकी माँगों के साथ उसका टकराव होता है और फिर एक बीच की राय बन जाती है। उसमें से कुछ मान ली जाती है और कुछ हम छोड़ देते हैं। इधर ये जो नया उभार है कि सत्ता का जो चरित्र है, वो बदला है। और ये सिर्फ़ खाली हिंदुस्तान के बारे में ही नहीं बल्कि दुनिया के स्तर पर भी देखें तो हमको कुछ और भी चीज़ें मिलती हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ये दृष्टिकोण के ही सवाल हैं। देखिए 2 दृष्टिकोणों की लड़ाई चल रही है। अब पहले भी चली थी, जब भी चली थी। एक ज़माने में लंबे समय तक ये माना ही जाता रहा, जब भी अब मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊँगा कि जब भी सामंतवाद को एक तरह से हटा करके, हरा करके पूरी तरह नहीं लेकिन एक तरह से राजाओं को हटा करके पूँजी ने प्रवेश किया, यानी उत्पादन के साधनों पे पूँजी का कब्ज़ा हुआ तो राजा अपने आप अपदस्थ हो गए। कोई किसी ने शपथ नहीं ली थी कि हम फलानी तारीख को वो हट करके हट जाएँगे। अपने आप अपदस्थ हो गए, उसके कारक बनते गए, वैज्ञानिक विकास हुए वगैरह-वगैरह। और लंबे दौर तक यही माना जाता रहा कि जो भी चीज़ें बन रही हैं, वो पूँजी से बन रही हैं। लेकिन ये सवाल किसी समय उठाया, मतलब सवाल तो पहले भी था, लेकिन सवाल को रखा प्रॉपर तरीके से, जैसे न्यूटन ने रखा था। गिर तो पहले भी ऊपर से नीचे रही थी, गुरुत्वाकर्षण का, लेकिन वो गिरा उनको तो उनको देख पाए कि भई ये गिरने के कारण क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण आ गया। तो ये सवाल मार्क्स ने पहले उठाया कि भई पैसा बहुत सारा रख दिया जाए किसी लकड़ी के पास और सारा सब धर्म ग्रंथों का पाठ भी किया जाए, भई लकड़ी से कुर्सी बन जाए। तो क्या बन जाएगी? तो नहीं बनेगी, तो इसका मतलब बनी कैसे? तो आदमी का श्रम नहीं जब तक लगेगा तो नहीं बन सकती थी सारी पूँजी। तो पूँजी भी उन्होंने बताया कि श्रम के ही कारण पूँजी बनी है, वरना वो बन नहीं सकती थी।
डॉलर, रुपया जो भी XYZ, सोना, चांदी, फलाना-ढमाका, जो भी संपदाएँ हैं, वो तभी बन सकती है, बिना श्रम के नहीं बन सकती। और फिर वो श्रम ने अपनी थोड़ी इस बात को समझ समझ के साथ अब श्रम ने अपने को तमाम चीज़ों से जोड़ते हुए कुछ सामाजिक परिवर्तन हुए, वो लंबी यात्रा हुई, पूरी दुनिया में हुई, अभी भी वो चल रही है। लेकिन एक दौर ये आया कि अपने ही कारणों से, जैसे कोई भी व्यवस्थाएँ जब बनती हैं, तो खुद भी जब आप बनाएँगे, तो अगर उनमें लगातार करेक्टिव प्रोसेस नहीं चलेगा, लगातार चलने वाला है। जैसे ज़िंदगी और मौत के बीच में फ़र्क है कि अगर आपको बुखार आ जाए, तो आप कहें कि भई वायरल, अभी जो कोरोना में भी जो दवाई, चाहे जैसी दवाई थी XYZ, काढ़ा पीना, फलाना पीना, लेकिन वो आपको तो लेना पड़ेगा, और आप नहीं लेंगे और आपने अपनी इम्यूनिटी ठीक नहीं रखी, तो बताया कि तब पहली बार लोगों को समझ में आया कि इम्यूनिटी की ज़रूरत क्या है। ये कोरोना ने बता दिया कि इम्यूनिटी की ज़रूरत है। अब गाँव में कम हुआ, शहरों में ज़्यादा हुआ, तो पता लग गया। वेस्ट में ज़्यादा हुआ, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा हुआ, इम्यूनिटी गिरी हुई है, लोग फिज़िकल काम कम करते हैं, तो ज़्यादा फिज़िकल काम करेंगे, टहलना-पहलना, व्यायाम करना, फलाना चाहे जो कराए, लेकिन ये ज़रूरी है। तो आपको ये पता लगता है, तो जैसे ये एक्सरसाइज़ है, समाज भी एक एक्सरसाइज़ मानता है परमानेंट, और अपने को ठीक रखने की एक्सरसाइज़ मानता है, चाहे जिस प्रकार का समाज बनाएँ। आप एक समतावादी समाज बनाएँगे, डेमोक्रेसी बनाएँगे, अभी तो अमेरिका में ये सवाल खड़ा हो गया कि ये बचेगी भी कि नहीं बचेगी, एक झटके में, जिस तरह की भी डेमोक्रेसी बनाई है। सबसे पुरानी डेमोक्रेसी बनाई है और लुढ़की जा रही है। तो लुढ़की जा रही है, तो समझ में आया ना कि ये तो घपला हो रहा है तो पूरा पूंजीवाद। उसका विस्तार करने में कहीं वो चूक नहीं रहे हैं, किसी भी तरीके से। लेकिन अपने ही संकट में फँसे जा रहे हैं कि ये बचेगा कि भी नहीं बचेगा। और अभी भी बच गया, ये नहीं हम बहुत भरोसे के साथ कह सकते, क्योंकि वो शक्तियाँ मिट गई, कोई जीत गया, कोई हार गया 3% के उससे, तो वो शक्तियाँ चली गई। क्योंकि शक्तियाँ तो समाज के भीतर वो पैदा कर देते हैं ना लोग, जिस तरह से अब हमारे हिंदुस्तान में जो वो शक्तियाँ, अभी कोई हार जाए, दूसरा आ जाए, लेकिन ये शक्तियाँ नहीं चली जाएँगी जो पीछे की तरफ ले जाना चाहती। उन्होंने अपना स्थान बनाया है, तो उसके लिए आपको लगातार एक कल्चरल पर्सपेक्टिव के निर्माण की अ, का काम साइमल्टेनियसली लोगों को, और यहीं पर भूमिका है, ये कला की, संस्कृति के निर्माण करने वालों की। यहीं पे भूमिका है कि वो एक एक पर्सपेक्टिव का निर्माण करते चलें। और राजनीति और संस्कृति के अगर इस फाँक को अ, ठीक होती रहे, तो व्यवस्थाएँ ठीक रहेंगी। जब वो गड़बड़ा जाती है, तो व्यवस्थाएँ गड़बड़ा जाती हैं। इस समय एक बहुत ही अतीतगामी संस्कृति की स्थापना की जा रही है, जिसमें कोई तर्क विवेक की कोई गुंजाइश नहीं, जो बात अ, वो कह दिया, और बिना तर्क के मानव सभ्यता के विकास विकास असंभव है। वो अंधे कुएँ में जाना ही जाना है, क्योंकि तर्क के कारण ही तो मानव सभ्यता का यहाँ तक उठा। वरना तो गैलीलियो के समय बहुमत से अगर तय होता, तो गैलीलियो तो बेचारा बेकार ही था, क्योंकि जनता का बहुमत भी मानता था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, राजा तो मानता ही था। तो गैलीलियो अकेला नहीं मानता था। तो गैलीलियो नहीं, ब्रूनो नहीं मानता था, तो ब्रूनो को तो जिंदा जला दिया। फिर कोपरनिकस दाएँ-बाएँ करके निकल आए। हमारे यहाँ भी आर्यभट्ट हुए, उन्होंने पहले इस बात को थोड़ा कुछ उसके अंदर बताया था, लेकिन धर्म ने उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। तो ना तो धर्म के सहारे समाज, धर्म का अपना एक वो है, उसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, उसके विस्तार में नहीं जाऊँगा। लेकिन सवाल ये है कि जो भी इंसान की पूरी मानव जाति की सभ्यता का जो इतिहास है, वो सवाल उठाने से, तर्क करने से, विवेक से ही वो चला है। पढ़ने-लिखने से लेकर के जो कुछ भी जानने समझने से, यहाँ से लेकर के ब्रह्मांड तक की यात्रा जो हुई है, वो तर्क और विवेक के सहारे हुई। वो धर्मों के सहारे नहीं हुई। धर्म जैसे थे 5000 साल पहले, उसमें 1 सेंटीमीटर का बदलाव नहीं हुआ। एक मतलब ज़रा-सा भी बदलाव उसमें संभव ही नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं हम कुछ नहीं बदल सकते। विज्ञान कल तक दूसरी बात मानता था। आज वो खुद स्वीकार कर लेता है, नहीं, नहीं, ये आगे की बात आ गई। उस पे वो कायम नहीं रहता कि ब मेरी बात फाइनल हो गई। जितनी नई खोज होगी, विज्ञान उतना ही अपने को स्थापित करता है। पुरानी चीज़ें रिजेक्ट करते हुए आगे बढ़ता है। तो ये प्रक्रिया है समाज। जी। सर हम लोग इस आंदोलन को लेकर कुछ बात करेंगे क्योंकि इस आंदोलन को भी समझना हम चाहते हैं कि इप्टा इसमें कैसे अपनी भूमिका निभा रहा है।
जो कुछ किसान आंदोलन चल रहा है और इप्टा ने अलग-अलग आंदोलनों के माध्यम से, अपने रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों में उनके अधिकारों के प्रति और सत्ता के चरित्र को लेकर के जागरूक किया है। और इस आंदोलन में ये जागरूकता भी हमको दिखाई पड़ती है, उनकी बौद्धिक जो चेतना है, वो भी दिखाई पड़ती है और ख़ास बात एक और है कि उनके अंदर की जो सांगठनिक क्षमता है, एक विचार के साथ जुड़े होने का, वो भी दिखाई पड़ता है। इप्टा इसको कैसे देखता है अपनी भूमिका के संदर्भ में? देखिए, मैं तो चूँकि वहाँ गया और मुझे वहाँ से बहुत कुछ एक तरीके से कुछ हम तो सीखने ही गए थे, जहाँ भी हम जाते हैं। हमने बहुत सारी इस तरह की यात्राएँ की जिसमें हम लोग गाँव-गाँव घूमते थे कई-कई दिनों, 10-10 दिनों तक और लखनऊ से अयोध्या फिर बनारस से मगहर तक क्योंकि कबीर ने कहा था कि किसी ने कहा था बनारस में मरने पे स्वर्ग मिलता है, तो उन्होंने कहा मैं मगहर में जाके मरूँगा। तो वो बनारस से मगहर जिस रास्ते चल कर के गए, उस रास्ते चलते हुए 8 दिन तक हम लोग उसमें चल के गए। फिर दिल्ली से आगरा से दिल्ली तक हम लोग नज़ीर यात्रा लेके गए। फिर तमाम लोगों को नाम पर 3-3 4-4 दिन की हमने प्रदेश के गाँव-गाँव, कस्बों कस्बों में यात्राएँ की। और मुझे ये हमेशा समझ में आया यात्राओं कि हम उन यात्राओं में कुछ सिखाने नहीं जाते। हम वहाँ हमें अभी भी मुझे ये विश्वास है कि जो देखिए एक ज्ञान का वो है क्षेत्र जो पूरे पढ़ने-लिखने और उसके साथ आता है। एक सामान्य ज्ञान का भी स्रोत है, जो हमारे लोक में निहित है और वो भी उतना ही अ, व्यापक दृष्टि वाला है, उतनी ही समझ वाला है। अगर ना होता तो कबीर आज 600 साल बाद ज़िंदा कैसे होते? आज नानक 500 साढ़े 500 साल बाद उसी तरह ज़िंदा कैसे होते? ना होते। तो इतने पढ़े-लिखे अपने ज़माने में बुद्ध भी नहीं थे जो आज की पढ़ाई-लिखाई है, तो बुद्ध ज़िंदा कैसे होते? तो वो सब ज़िंदा हैं इसलिए कि वो अपने अपने उससे अर्जित चीज़ों से मानव सभ्यता के साथ उन तमाम चीज़ों को जोड़ रहे थे। दुःख के साथ, संवेदना के साथ बहुत सारे और फिर उनका विस्तार करते चले गए जो हमें आज तक हमारे काम आता है। तो उसी तरह अभी भी लोक में वो वो एक तरह से वो पारंपरिक कह लीजिए जिसकी कहीं कोई अभी ठीक अभी खाली कुछ लोगों ने, वो बहुत कम लोग हैं, जैसे आप विजयदान देथा की काली कहानियाँ उठा के लिखिए। क्या किया? खाली राजस्थानी की तो कहानियाँ उठा पाए बेचारे और उन कहानियों को देखते जाइए। उसमें आपको जैसे जो कहते हैं कि महाभारत में जो कुछ भी दुनिया में है सब महाभारत में है और जो नहीं है वो दुनिया में कुछ है नहीं। तो आप उन लोक कथाओं को उठाते जाइए तो वो महाभारत की तरह की कथाएँ हैं। उसमें कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं मिलेगी? मानव संबंधों की, विवेक की, तर्क की लालच की, जो भी मतलब बातें मानव स्वभाव के अंदर आ सकती हैं, वो सारी चीज़ें मिल जाएँगी। तो लोक में एक सन्निहित ये चीज़ें हैं क्योंकि इनके ऊपर विचार करने का काम थोड़ी मानव मस्तिष्क ने बंद कर दिया था। इन पे तो वो लगातार विचार कर रहा था और उसके कुछ न कुछ निष्कर्ष निकाला। आदिवासी समाज में क्या? आदिवासी समाज में तो पढ़ाई-लिखाई से अभी आज की तारीख तक भी उतना दूर-दूर वास्ता नहीं। लेकिन आदिवासी समाज अपने तरीके से अपनी चीज़ों को संचालित करने के सूत्र ढूँढ लेता है। तो ये प्रक्रिया समाज में चलती है और यही स्थिति आप किसान आंदोलन में भी देख सकते हैं कि किसान आंदोलन अपनी उस विरासत को, जो किसानी की जो एक मतलब हज़ारों साल की जो परंपरा है, उससे कहीं न कहीं एक तरीके से अपने को जो और इसीलिए जो खेती का सवाल है, वो खेती का सवाल सिर्फ़ कुछ पैसे लेने-देने का या मतलब एमएसपी या वो फलाना-ढमाका का सवाल नहीं है। वो इस देश की जो जो एक तरीके से परंपरा है, इस देश की जो मतलब वो खेती की परंपरा ही आप शहर चले जाएँ, आप कहीं भी चले जाएँ, आपका जैसे किसी ने कहा कि भई आपका रिश्ता सिर्फ़ ये नहीं है कि आपकी परंपरा से रिश्ता सिर्फ़ रोटी खाने भर का है। वो रोटी खा लेते हैं, रोटी तो कोई भी खाए, बिना रोटी खाए क्या सोना-चांदी थोड़ी बड़े-बड़े उद्योगपति खा कर के ज़िंदा रहेंगे, खाएँगे तो रोटी ही, तो उतना ही रिश्ता नहीं है। लेकिन आप हम सबकी स्मृतियों में चाहे हम गए हों, चाहे ना गए हों, हमें हमें सुनी हुई कथाओं में, हमें अपने दादा परदादाओं से सुनी हुई स्मृतियों से,
हम कहीं न कहीं उसके साथ रिश्ते से जुड़ते हैं। ये किसान आंदोलन दरअसल उन परंपराओं को, उन स्मृतियों को एक तरीके से जीवित रखने का, उसको बचाए रखने का भी एक आंदोलन है। तो इसलिए आप देखेंगे उसमें क्या है एक साथ, कि वहाँ एक तरफ नानक हैं, मैंने देखा, अरदास भी चल रही है, लेकिन खाली वो को सवाल भक्त मतलब गुरु गोविंद सिंह भी हैं, तो दूसरी तरफ भगत सिंह भी हैं। वो उस चेतना से भी वो लैस हैं। तो दोनों चेतनाओं से वो लैस हैं। तो आप इसको इस तरह नहीं कर सकते। इसीलिए तो गांधी हमारे यहाँ बड़े विराट वो बनते हैं। भगत सिंह भी उतने ही विराट हैं। लेकिन गांधी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो जनमानस की नब्ज़ को पहचान करके उस तक पहुँचे। क्योंकि जनता का स्तर क्या है, उसके साथ डायलॉग तो उसी पे करना है। हम कितने भी प्रबुद्ध हो जाएँ, जनता से डायलॉग कैसे करेंगे? डायलॉग तो तभी कर पाएँगे जब हम उसके स्तर पर उसको ले जाएँ, फिर धीरे-धीरे उसकी सहलाते हुए उसकी समझ को जागृत करें। चंपारण में गांधी क्या करने गए? उन्होंने कहा कि कोई आंदोलन नहीं। पहले तो तुम ये जो डर के मारे कुछ कह नहीं पा रहे हो वो निकालो। 2-3 दिन तो यही करते रहे कि डर अपना निकाल दो, काम खत्म। और डर डर निकालने का काम करते रहे। तो किसान आंदोलन आप देखिए कि क्या किया किसान आंदोलन। वो 600 किलोमीटर की परिधि में, जहाँ पहले आप जैसे कोई बात माँ शब्द का उच्चारण कर दो तो आपको कोई मार बैठेगा। कि जैसे माँ का मतलब आप समझ गए होंगे कि अरे ये तो किसी को इंगित कर रहा है। और वहाँ उस इलाके में माँ शब्द का उच्चारण कर दो, तो कोई करेगा ही नहीं। 600 किलोमीटर तक, दूर-दूर तक। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि डर और एक खास तरह का भक्ति भाव जो पैदा किया गया, जो अपने समय में हिटलर ने पैदा किया था, जो अपने समय में मुसोलिनी ने पैदा किया, उसकी निशानदेही हो चुकी है। इतिहास में उसको बताया जा चुका है कि सेना के प्रति जो अनुराग, सैन्यीकरण के प्रति जो अनुराग, ये इसकी इसकी एक अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरियंस ने, सोशल एनालिस्ट ने बता दी कि ये फासिज्म का क्यों आया। वो था तो उसी का विकृत रूप, वो कोई समाधान नहीं देता था। लेकिन ये कि जनता को अपने पक्ष में लाने का, सेना के प्रति एक अनुराग, देश प्रेम, इस तरह की चीजें, ये सब उसमें समाहित हैं। इस कारकों की पहचान कर ली। अब देखिए वही तो अवयव हैं, वही तो एलिमेंट्स हैं। हर बात में सेना को ले आओ, हर बात में इसको ले आओ। उन्हीं से वो अपना एक वो रच रहे हैं, आभा मंडल, और उसी के आसपास उसको रखते हैं। अब ये जो पर्सपेक्टिव दे रहा है, इसने उस भय को तोड़ने का एक तरह से काम किया। सफल होगा कि असफल होगा, ये एक दूसरी बात है। क्योंकि वो कुछ इश्यूज़ को लेकर के है। वो तो खाली इश्यूज़, लेकिन इसमें सिर्फ़ वो इश्यूज़ सन्निहित नहीं है। वो अपने आप एक्सटेंड करता चला जाता है, कि जैसे अगर उनके एग्ज़िस्टेंस का सवाल है, तो अगर अपने अस्तित्व के सवाल को वो घनीभूत हुआ है, नीचे के लोगों तक चला गया। जिन मुहावरों में वो बात करते हैं वो सीखने वाला है। हम नहीं कर सकते उन मुहावरों में बात। वही लोग कर सकते हैं, जिन मुहावरों में वो आप बात करते हैं। अद्भुत मुहावरा है उनका। आप बात करिए, किस बहुत सामान्य किस्म के व्यक्ति से बात करिए, वो आपको जिस मुहावरे में आपको समझा देगा। उसके न जाने कितने सैकड़ों, हज़ारों, 1, 2, 4 नेता की नहीं, सैकड़ों, हज़ारों वीडियो घूम रहे हैं। आप उनकी बात सुन लीजिए तो आपको लगेगा कि अरे! ये तो कमाल की बात कर रहे हैं। ये कहाँ से आया है? कोई उनकी ट्रेनिंग थोड़ी हुई है। क्योंकि वो एक सामान्य उससे निकल करके वो चीज़ों को जल्दी ग्रहण कर कर लेते हैं, और वो जैसे एक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कहाँ पहुँचेगा, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि ये आंदोलन भी इस पर्सपेक्टिव को, जो एक कल्चरल पर्सपेक्टिव बन रहा है, इसमें ही हम लोगों की भूमिका है कि हम उसमें इस पर्सपेक्टिव, इसलिए लेखकों, कलाकारों को बार-बार हम लोग फिर जाने की कर रहे हैं। हमारी कई टीमें वहाँ लगातार हैं, परमानेंट, वहाँ डेरा डाले हुए हैं। और हम लोगों की भी कोशिश ये है कि हम लोग बार-बार लगातार वहाँ पर जाते रहें। उनके भीतर हम कुछ नहीं और कर पाएँगे, लेकिन उनके भीतर ये कुछ कलात्मक प्रतिरूप, वहाँ कुछ पोस्टर बन रहे हैं, इस तरह के काम हम लोगों ने किए, वहाँ कुछ हो रहा है, कविताएँ पढ़ी जा रही हैं, वहाँ एक लाइब्रेरी खुल गई। तो ये जो काम है, ये कल्चरल पर्सपेक्टिव के निर्माण का काम करेगा, यही हमारी भूमिका है। वो उनके आंदोलन के हम कुछ ना नेतृत्व कर सकते हैं, ना हम उससे कोई हमारा कोई वो होगा, और ना हमको इस भूमिका में आना चाहिए। हमको इसका एक पर्सपेक्टिव, और वहाँ ना कर सकें तो जगह-जगह करना चाहिए, जहाँ कहीं भी हम हों। तो एक इस पर्सपेक्टिव को बनाना चाहिए। आपसे बहुत सारी बातें सीखने को मुझे मिली और किताबी दुनिया के दर्शकों को मिलेंगी, क्योंकि ये जो पर्सपेक्टिव निर्माण की प्रक्रिया है, दरअसल
यही सबसे असली प्रक्रिया है, जिसको हुँ, इतिहास में आपके ही आप अगर बातचीत से निकालें तो गांधी ने भी वही किया कि अपना पर्सपेक्टिव रखा और पीसी जोशी साहब ने भी वही किया और कुछ दूसरे लोगों ने भी वही काम किया। इस हाँ, बात फुले ने किया जी, एक तरह से अम्बेडकर ने भी किया अपने जी, तरीके जी। से। क्योंकि बाबा साहब को जब पढ़ते हैं तो बाबा साहब की राइटिंग्स के साथ गुज़रते हुए और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी की जो राइटिंग्स हैं, जो उनके लोग हैं, उनके पढ़ते हुए और तीसरी तरफ हम जब किसी और को पढ़ते हैं, तब पता चलता है कि 2 तरह के दुश्मन ख़ास तौर से रेखांकित किए गए। तो पहला तो कम्युनिस्ट होना और दूसरा जो है वो बाबा साहब का फ़ॉलोअर्स होना या उनकी तरह के विचार के साथ जीना। दरअसल ये जो लड़ाई है वो सिर्फ़ खाली मुद्दों पर नहीं है, जो मैं समझ पा रहा हूँ ये पूरा एक विचार भी इसमें अंतर्निहित है। एकदम। किसानों के साथ जो कुछ किया गया है लंबे समय से और जो कुछ अब उनकी तरफ से किया जा रहा है रचनात्मक तरीके से, उसमें भी बहुत कुछ बातें छिपी हुई हैं। उसमें कुछ अंतर्विरोध भी हैं और होंगे भी, हर जी, आंदोलन में जैसे आज़ादी के आंदोलन में गांधी के नेतृत्व में भी जो आंदोलन था, उसमें बहुत सारे अंतर्विरोध तो गांधी खुद उसको रेखांकित करते थे। गांधी कई बार उसका शिकार भी हुए। लेकिन जी, ये कि आंदोलन की प्रक्रिया से गुज़रते हुए वो अंतर्विरोध धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सॉल्व हुए। जी, जी। सर हम लोग अब बातचीत अपनी यहीं पर स्थगित करते हैं क्योंकि समय हो गया है और आज की तारीख में हम लोगों के पास समय की बहुत दिक्कत है, ख़ास तौर से इस परिप्रेक्ष्य को समझने वाले लोगों के लिए। तो मैं किताबी दुनिया की तरफ से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और हम नहीं-नहीं लोग बहुत फिर धन्यवाद, आपने बातचीत की और फिर हम लोग मिलते हैं। जी, जी सर। ये खाली आभासी दुनिया से बाहर भी मिलने की बिल्कुल। प्रक्रिया हम तय करते जी, जी। जी, धन्यवाद। हैं।